स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसको हम हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। चैप्टर की शुरुआत हम औरंगजेब से करते हैं। औरंगजेब जो था वो मुगल एम्पायर का एक पावरफुल लीडर था। जब उनकी डेथ हो जाती है 1707 के अंदर, तो बहुत सारे मुगल गवर्नर यानी सूबेदार और जो बड़े बड़े जमींदार थे खुद के रीजनल किंगडम को स्टैब्लिश करना शुरू किया। और फिर उन्हीं दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक्टिव हो जाती है और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आना शुरू कर देती है। और उन्हीं दिनों वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था टू इंडिया इन 1498 में। और ये जो पोर्टुगीज लोग थे वो पहले यूरोपियन थे जो कि भारत आए थे और उन्होंने स्टैब्लिश किया अपनी प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को। मतलब कि जो गोवा वाली साइड थी वहां पर ये आए और वहीं पर इन्होंने अपना रहने का ठिकाना बना लिया। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर रूलर ऑफ द इंग्लैंड। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेशल तरीके से परमिशन ले ली थी कि हम इंडिया के अंदर अपने फंक्शंस कर सकते हैं और जो भी चीजें हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया, टाइम गुजरता गया और 17th सेंचुरी के अंदर भी हमें ये देखने को मिला कि इंडिया के अंदर जो टच लोग थे वो भी आने शुरू हो गए। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आ क्यों रही। असल में बात ये थी कि ये इंडिया के अंदर भी बिजनेस करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इन्हें सस्ते दामों पर कॉटन, सिल्क, कार्डेमम, पेपर, क्लोव, सिनेमन, ये इस तरह के जो स्पाइसेस हैं सस्ते दामों पर मिल जाएं और इसीलिए ये कंपनीज यहाँ इंडिया के अंदर आकर स्टैब्लिश होना शुरू कर दिया। और फिर विदेशों की जब कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश होने लगी, आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट कम होने लगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इंडिया में जंग करनी शुरू कर दी क्योंकि ये मार्केट में सर्वाइव करना चाहते थे और मार्केट को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड करना शुरू कर देती है बंगाल के अंदर। और फिर इस तरह ये कुछ ही दिनों के बाद बंगाल के अंदर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री का सेटअप कर लेते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली 1651 में। ठीक। और फिर ट्रेडर्स को कंपनी बोलती है कि जितने भी मर्चेंट और ट्रेडर्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं जो सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं, वो सब फैक्ट्री के पास आकर, फैक्ट्री के नजदीक आकर बस जाएं। और फिर धीरे धीरे 1696 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो अपना फोर्ट बनाना यानी अपना किला बनाना शुरू कर देती है फैक्ट्री के पास। और फिर ऐसे ही 2 साल के बाद जो जमींदारी राइट्स थे उनको भी कंपनी टेक ओवर कर लेती है। इस तरह से ये 3 गांव के मालिक बन चुके थे। 3 गांव पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। इन 3 गाँव में से एक गाँव का नाम था कालीकता, जिसको आजकल कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कोलकाता पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब व्यापार की वजह से लड़ाइयाँ क्यों हुई। हुआ ये था कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो बंगाल के जितने भी नवाब थे उन्होंने औरंगजेब के जो पावर थी उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, मतलब कब्जा जमा लिया था, उसे हासिल कर लिया था। मतलब अब औरंगजेब तो चला गया था, मर गया था, अब यहाँ पर ये अपना अधिकार जमा बैठे थे और अपना राज चलाने लगे थे, अपना हुक्म चलाने लगे थे। और इसलिए यहाँ पर अब इनके साथ जो है ब्रिटिश की लड़ाई हो गई। ठीक है, एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी का युद्ध। और फिर 1756 के अंदर जब अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है तो सिराजुद्दौला जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। अब सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब बन चुके थे और वहीं कंपनी ये चाहती थी कि कोई ऐसा पपेट नवाब आए, एक ऐसा रूलर आए जो उनकी बात मानता रहे और वो अपने हिसाब से उसे चलाते रहे। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये इंडिया में अपनी मनमर्जी चलाना चाहते थे। अब जब सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बन चुके थे और ब्रिटिश वाले जो थे वो सिराजुद्दौला को भी उसी तरह से चलाने लगे। लेकिन सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सिराजुद्दौला का यही कहना था कि तुम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हो, अपना बिजनेस करो और चलते बनो। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपने 30,000 जो है सोल्जर्स होते हैं उनको लेकर इंग्लिश फैक्ट्री के पास और फिर जाते हैं। वहाँ पर चढ़ाई कर देते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको ये कैप्चर कर लेते हैं। और फिर इस तरह से सिराजुद्दौला जो थे, जितने भी वहाँ के इंग्लिश मैन थे, उन सबको डिसआर्म कर देते हैं। मतलब उनके जितने भी हथियार होते हैं उन लोग सब वो छीन लेते हैं और उनके जो घर थे जहाँ पर वो रह रहे थे ब्रिटिश लोग, वहाँ पर लॉक लगा देते हैं। और यही नहीं, जिस रास्ते से इंग्लिश शिप आता था उस रास्ते को भी रोक दिया जाता है। अब आप देख सकते
सकते हैं कि कितने स्ट्रांग स्टेप ले रहे थे सिराजुद्दौला ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ। इतना ही नहीं, सिराजुद्दौला जो है वो मार्च करते हैं कोलकाता की तरफ। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्ट था, किला था, वहां पर इसलिए मार्च किया था ताकि वो किले पर भी अपना अधिकार जमा सके, अपने अंडर में उसे ले सके, उस पर कंट्रोल कर सके। हिम्मत के साथ सिराजुद्दौला जो है वहां पर पहुंच जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है कि सिराजुद्दौला ने कंपनी के फोर्ट पर अधिकार जमा लिया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर खलबली मच जाती है। और फिर ये देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्रिटिश लोग जो होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि मद्रास के अंदर जो हमारी फोर्स है, जिसे रॉबर्ट क्लाइव जो है कमांड कर रहा है, उसको फटाफट वहाँ भेजे जहाँ पर सिराजुद्दौला ने कोलकाता के अंदर अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो फिर ऐसे ही होता है और फिर 1757 के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और मार्च करना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह से वो हमले के लिए तैयार हो जाते हैं सिराजुद्दौला के साथ। और कहां पर पहुंच जाते हैं ये? प्लासी में। मतलब तब प्लासी का युद्ध होता है और फाइनली होता क्या है कि सिराजुद्दौला जो नवाब थे वो हार जाते हैं इस युद्ध में। यहाँ पर सिराजुद्दौला के हारने की वजह ये नहीं थी कि सिराजुद्दौला की आर्मी कम थी, बल्कि वजह ये थी कि सिराजुद्दौला का ही एक आदमी मीर जफर नाम का वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लालच दिया था कि तुम हमारा साथ दे दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। फिर ऐसा ही होता है और जो मीर जफर होता है वो अपना युद्ध जो है वो लड़ता ही नहीं। वो क्या करता है कि जो एरिया मीर जफर के अंडर में होता है उस जगह वो अपनी आर्मी को लेकर जाता ही नहीं है। इस तरह से जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। और फिर इसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर इस तरह से मीर जफर को बना दिया जाता है नया नवाब। और फिर मीर जफर को भी 1765 के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूड था वो बदल चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी एक ऐसा रूलर जो उनके इशारों पर नाचे। और मीर जफर भी उनकी बातों को मानने से कुछ कुछ इनकार करने लगा था, इसीलिए उन्होंने मीर जफर को भी अपने रास्ते से हटा दिया। 1765 के अंदर मुगल एम्पायर ने कंपनी को एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मतलब कि अब ये यहाँ के एक तरह से लीडर बन चुके थे और इस तरह से इन्हें ब्रिटेन की हेल्प की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस थे वो ये हमसे लेने वाले थे, इंडिया वालों से वसूल करने वाले थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि ये अपनी कंपनी के जो खर्चे थे वो इंडियन से टैक्स लेकर उसे पूरा करते। तो इस तरह से काफ़ी होशियारी से, काफ़ी क्लेवरली ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, शासन किया। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। ये नवाब्स क्या है? तो चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स क्या है? नवाब्स जो होते हैं ये नवाब ही होते हैं। ये जो ब्रिटिश लोग थे ये नवाब को नवाब्स बोलते थे। होता ये है कि जब प्लासी का बैटल हो जाता है, मतलब प्लासी का युद्ध हो जाता है, तो बंगाल के जितने भी नवाब थे, ठीक है, उनको फोर्स किया जाता है। ब्रिटिश कंपनी उनको फोर्स करती है कि अपने जितने भी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड्स है, मनी है, जो भी आपके पास है, हॉर्सेस हैं, वो सब कंपनी के नाम कर दी। और फिर जितने भी नवाब थे उन सबको ये बात माननी पड़ी और उन्होंने अपने सारे पर्सनल जो भी उनकी चीज़ें थी, गोल्ड था, हॉर्सेस थे, लैंड थे, वो सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जो कि इन चीज़ों को लेकर बहुत अमीर हो गए थे। उनमें से एक था क्लाइव। ये जो क्लाइव थे इन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया इंडिया से, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो कि कोई पैसा नहीं बना पाए। फिर जब इन्होंने इंडिया से काफ़ी पैसा कमा लिया तो ये ब्रिटेन में जाया करते थे और वहाँ ये खूब शान और शोहरत से रहा करते थे। तो वहाँ भी के जो लोग थे वो भी इन्हें नवाब्स ही बोला करते थे वहाँ पर भी। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना रूल एक्सपेंड करने लग जाती है। जब 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है तो कंपनी जो है वो अपॉइंट कर देती है रेजिडेंट्स जो कि इंडियन स्टेट के अंदर रहेंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग जो इंडिया में अलग अलग जगह पर रहेंगे और फिर इस तरह से वो रिपोर्ट कर सकेंगे हमारी कंट्री के बारे में ब्रिटिशर्स को। और फिर ये जो कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे ब्रिटिश लोग, इन्होंने धीरे धीरे करके हमारी इंडिया के स्टेट के जितने भी इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इसमें जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो ये होता था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ये स्टेट को फोर्स किया करते थे कि हमें
सब्सिडरी अलायंस दिया जाए। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि ये राजा महाराजाओं को फोर्स किया करते थे कि तुम हमसे प्रोटेक्शन लो, हम तुम्हें आर्मी देंगे जो कि तुम्हें प्रोटेक्शन करेगी और कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली ये लोगों से, इंडिया के लोगों से बहुत सारा पैसा खींचना चाहते थे। इन ब्रिटिश लोगों का ये भी कहना था कि ये जो पैसा हम तुमसे ले रहे हैं ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर गलती से कोई इन्हें पैसा नहीं दे पाता था तो ये क्या करते थे, उसकी जगह पर ये अपना कब्जा जमा लेते थे। इस तरह से ये लोग इंडिया के अंदर अपनी मर्जी चला रहे थे, अपनी तानाशाही चला रहे थे। ब्रिटिशर्स की इन हरकतों को देखकर ही इंडिया के जितने भी राजा थे और रूलर्स थे वो खुश नहीं थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जो कि इनको अपोज करते थे। इनमें से एक थे टीपू सुल्तान, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। उस वक्त मैसूर की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी क्योंकि 1762 फ्रॉम 1782 में काफ़ी पावरफुल लीडर हैदर अली ने उस टाइम मैसूर में रूल किया था। और फिर इसके बाद इनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उन्होंने मैसूर में शासन किया, रूल किया फ्रॉम 1782 टू 1789 में। और इसीलिए मैसूर की जो स्ट्रेंथ थी, मैसूर की जो आर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद 1782 में टीपू सुल्तान ने एक रूल बनाया। इस रूल के अंदर जो भी एक्सपोर्ट था, जैसे सैंडलवुड यानी चंदन का, पेपर का और कार्डेमम का मतलब इलायची का, इस तरह के जो व्यापार थे, बिजनेस थे, उसे रोक दिया और कहा कि इनमें से हम कोई भी चीज़ ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। और फिर इन्होंने जितने भी लोकल मर्चेंट थे उन्हें भी डिसअलाउड कर दिया और कह दिया कि आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन फिर बात यह आई कि ये सारी चीज़ें कहाँ बेची जाएं, इसलिए इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया फ्रेंच लोगों के साथ, जो कि उस वक्त इंडिया में आ चुके थे, और उन्होंने यानी इंडियंस ने ये सारी चीज़ें फ्रेंच लोगों को देना शुरू कर दिया। अब बात यहाँ ये आती है कि जो फ्रेंच लोग थे वो भी बाहर के थे और जो ब्रिटिश लोग थे वो भी बाहर से आए थे, तो फिर इन्हें क्यों देना शुरू किया? असली बात तो ये थी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडियंस को दबा कर रखना चाहते थे, लेकिन जो फ्रेंच लोग थे वो इंडियंस को इक्वल समझते थे, इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं करते थे। और ये सारी बातें देखते हुए इंडियंस ने फ्रेंच लोगों के साथ डील किया था और इसी तरह ये अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर पाए थे, क्योंकि फ्रेंच लोगों से उस वक्त इंडियंस ऐसे हथियार ले पाए, हम लोग ऐसे हथियार ले पाए जिससे कि हमारी जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज हो पाई। और जब जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज हो गई तो इंडियंस इनके ऊपर वॉर करना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो भी शांत बैठने वाले नहीं थे। फिर अब इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और फर्स्ट वॉर था वो हुआ 1767 टू 1769 में, सेकेंड वॉर हुआ 1780 तक, और फिर 1790 से 1792 तक तीसरा वॉर हुआ, और फाइनली चौथा वॉर 1799 में हुआ और इन्हें ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इन द बैटल ऑफ सरिंगापट्टनम। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? सरिंगापट्टनम में। और कंपनी पूरी तरह से जीत चुकी थी और इंडियन उस वक्त हार चुके थे। और अब जैसे ही ये हार चुके थे, इंडियंस हार चुके थे, तो टीपू सुल्तान को उनकी कैपिटल सरिंगापट्टनम में ही मार दिया गया था। और अब इस तरह से यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे पूरी तरह से अपना रूल करने लगे थे, शासन करने लगे थे। अब इस चैप्टर का एक पॉइंट ये भी आता है कि वॉर विद मराठास। वॉर विद मराठास क्या है? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो वॉर था, युद्ध था, वो मराठास के साथ भी हुआ, जो मराठा लोग थे उनके साथ भी हुआ था, क्योंकि मराठास भी उन्हीं इंडियंस में थे जो कि ब्रिटिशर्स से अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे, और वो ब्रिटिशर्स के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पानीपत की लड़ाई हुई और जितने भी चीफ थे वो डिवाइड होने शुरू हो गए थे। ये जो चीफ्स थे, ये जो सरदार थे, ये अलग अलग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोंसले, और ये सब अलग अलग होने लग गए। पहले इनका एक ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अभी इनका एक प्रिंसिपल मिनिस्टर था, मतलब ये था कि इनका अब भी एक रूलर था जिनकी की ये बात माना करते थे, और वो था पेशवा। ये जो पेशवा था ये ब्रिटिशर्स के आगे बिल्कुल भी नहीं झुका, ये कोई भी ब्रिटिशर्स की बात मानने को तैयार नहीं था, और इसीलिए कई बार पेशवा की जो है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई। इसीलिए एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ ब्रिटिश कंपनी और मराठास के बीच। इसीलिए जो फर्स्ट वॉर था वो 1782 में उसका लास्ट हुआ था, अंत हुआ था। लेकिन इस युद्ध में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, ना तो ये पता चल रहा था कि ब्रिटिश जीती है या ना ही ये पता चल पाया था कि मराठास जीते हैं। लेकिन सेकेंड वॉर में 1803 से 1805 तक, जिसमें
और जिसमें जीत कर ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा की टेरिटरी को गेन कर लिया, ठीक है, और यमुना रिवर पर के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया, आगरा और दिल्ली के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 टू 19 तक, और इसमें ब्रिटिशर्स ने जो मराठा लोग थे उनकी पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और जब ये लोग जीत गए थे ब्रिटिशर्स लोग, तो इस तरह से पेशवा का रूल भी एक तरह से ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। और फिर ब्रिटिशर्स ने पूरी टेरिटरीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था, इनका शासन होने लगा था और ये अपनी मनमानी, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी सारी टेरिटरीज़ को कंट्रोल कर रही थी। जो विंध्यास के अंदर आती थी उन्हें भी, और जो नॉर्थ वाली टेरिटरीज थी जैसे कि दिल्ली, आगरा, यमुना रिवर, उड़ीसा, इन सब को ये कंट्रोल कर रही थी। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। अब ये पैरामाउंटेंसी क्या होता है? अब इसे ऐसे समझते हैं कि उस टाइम पर जो एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था हेस्टिंग, कब थे वो? 1813 टू 1823। ये एक रूल लेकर आए थे, एक पॉलिसी लेकर आए थे, उसका नाम था पैरामाउंटेंसी। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि जो भी थोड़ी बहुत पावर रह गई थी इंडियन स्टेट्स के पास, उससे भी ज़्यादा पावरफुल अब ब्रिटिशर्स होने वाले थे। मतलब ये था कि अब कंप्लीट पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। और इस पॉलिसी का मतलब यही था कि ये पूरी तरह से इंडियंस के ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपना राज चलाएंगे। मतलब कोई इनके मामले में बोलने वाला नहीं था, कोई इनके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता था, ये इंडियंस को जैसे चाहे वैसे चलाते। लेकिन फिर 1830 के अंदर ब्रिटिश जो लोग थे, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्हें एक टेंशन होने लगी थी कि इंडिया जो कि इतना अच्छा देश है, उसमें हम कितने सारे बिजनेस कर रहे हैं, कितना सारा सामान जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, ठीक है, पूरा हम अच्छे से राज कर रहे हैं, कहीं इस देश के ऊपर रशिया का कंट्रोल ना हो जाए। और अब ये यही सोच रहे थे कि इंडिया के अंदर जो रशिया है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ सकता है। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बंद कर दिया जाए, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आता था अफगानिस्तान। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान को भी टेक ओवर कर लिया जाए। ऐसे अफगानिस्तान से भी इन्होंने जंग करना शुरू की। 1832 से 1842 तक ये जंग चली, और फिर फाइनली इन्होंने इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पर भी अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये था कि देखने में लग रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई लीडर है जो कि उसे रूल कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी, शासन वहां पर कर रही थी। और फिर धीरे धीरे इन्होंने सिंध को भी टेक ओवर कर लिया था इन 1843 तक। और इतना ही नहीं, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो ये लोग जो है पंजाब के ऊपर भी रूल करना शुरू कर देते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब ये क्या है? अब ये जो लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, ये एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आखिर इस पॉलिसी का मतलब क्या था और ये इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या थी इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी का मतलब ये था कि अगर कोई राज्य का जो राजा है उसकी डेथ हो जाती है और आगे उसका कोई बेटा नहीं है उसकी किंगडम को टेक ओवर करने के लिए, तो वो जो राज्य है वो लैप्स हो जाएगा। मतलब वो राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा। और यहाँ पर ये भी तो हो सकता था कि अगर राजा का बेटा ना हो, उसकी बेटी हो या वाइफ हो, उसे ये राज्य मिल जाता। नहीं, इस रूल के अंदर ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ मेल जो होंगे, ठीक है, उसी को राज्य मिलेगा, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उसका पूरा अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। और इसी पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटिश लोगों ने जो है बहुत सारी जगहों पर अपना रूल करना शुरू कर दिया था। और बस इस पॉलिसी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने इन जगहों पर अपना रूल किया, शासन किया, ठीक है, अपनी मनमानी चलाई। अब नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का आता है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1773 टू 1785, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स की पावर को इंडिया में मजबूत करने का। अब चैप्टर के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको देना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया था 3। एक था बंगाल, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। और हर एक टेरिटरी को एक गवर्नर रूल किया करता था और इनका जो हेड था वो था गवर्नर जनरल। प्रेसिडेंसीज के अंदर, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर।
और इस तरह से जो गवर्नर जनरल था उसकी बात सबको माननी होती थी। लेकिन फिर 1772 में जस्टिस का एक नया सिस्टम बना। अब इस सिस्टम का मतलब क्या था? इस रूल के अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिमिनल कोर्ट आया और एक सिविल कोर्ट आया, यानी एक फौजदारी अदालत आई और एक दीवानी अदालत आई। इसका मतलब ये था कि अगर आपने कोई क्राइम किया है या कोई खतरनाक अपराध आपने किया है तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना होगा, यानी फौजदारी अदालत में जाना होगा। लेकिन अगर आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया है, ठीक है, आपसी घरेलू लड़ाई है या किसी के साथ लड़ाई है, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, दीवानी अदालत में जाना होगा। इन सिविल कोर्ट्स में इंटरप्रेटेट करते थे पंडित लोग भी और मौलवी लोग भी, ठीक है, वो भी अपनी राय रखा करते थे कुछ फैसलों में। ये इंटरप्रेटेट करते थे इंडियन लॉ को फ्रॉम यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होते हैं? ये होते हैं आईएएस ऑफिसर जो होते थे वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। और ये जो रूल है आज भी हमारे देश में भी लागू है। आज भी हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनते हैं, आईएएस बनते हैं। सिंपली इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि उस वक्त के जो पंडित थे और मौलवीज थे वो भी कुछ मामलों में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे तब के, उन्हें कुछ समझाते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंडियन कल्चर के बारे में। उसके बाद फिर इसके बाद आते हैं क्रिमिनल कोर्ट। अब ये जो क्रिमिनल कोर्ट थे ये भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही थे। ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आते थे और इनको भी परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ही लेनी पड़ती थी, अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। द कलेक्टर्स मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज। और जो कलेक्टर था उसका मेन काम यही था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस वसूल करना, ठीक है, और लॉ के ऊपर ध्यान रखना, कानून के ऊपर अपना ध्यान रखना। और ऐसा ही इसलिए करते थे कि ताकि देश को सही से चला पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और इसमें ये किसकी हेल्प लेते थे? जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगास की ये मदद लिया करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, द कंपनी आर्मी। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारी देश के ऊपर आधे से ज़्यादा अपना अधिकार कर लिया था, इसीलिए उन्हें जो है आर्मी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब इनकी जो आर्मी थी वो बिजी थी फाइटिंग करने में। कि कहाँ पर फाइटिंग कर रही थी? बर्मा में, अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में। और इनके सोल्जर्स के पास बंदूकें हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम बंदूक होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और फिर इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म कल्चर। ब्रिटिश ने 19th century में यूनिफॉर्म कल्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया था। यही इसी तरह से हमारी कंट्री के कुछ लोगों को भी आर्मी के अंदर भर्ती किया गया, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।